नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। टोटल न्यूज़ की इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं एक साल कितना असरदार। इस खास कार्यक्रम में हम खास मेहमान से बात कर रहे हैं हरियाणा की सियासत में खास दखल रखने वाले दिग्गज नेता और काफ़ी विवादित नेता माने जाते हैं जब बयान देते हैं। ऐसे ही नेता हैं अनिल विज साहब। विज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और विज साहब से बात करेंगे और ये जो बातचीत का सिलसिला है जारी होगा। लेकिन विज साहब जो हरियाणा की सियासत में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जब वो बात रखते हैं तो अपने अंदाज में रखते हैं, ट्वीट करते हैं और उसके जरिए जब वो बात रखते हैं तो विवाद भी होते हैं और उस पर वो कायम भी रहते हैं। ऐसे ही हैं अनिल विज साहब। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। विज साहब, एक साल हो गया सरकार को और उसके जश्न की तैयारी। क्या खोया क्या पाया वो अपनी जगह है, लेकिन अगर बात करें एक साल कितना असरदार, क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा जब से बना है पहली बार हरियाणा में कोई सरकार बनी है। आज से पहले तो व्यापारी आते थे, लूटते थे, चले जाते थे। हमारी सरकार ने वो सारा सिलसिला बंद कर दिया। नौकरियां बिकती थी, ट्रांसफरें बिकती थी, CLU बिकते थे और हर काम के पैसे थे। हमारी सरकार ने पहली बार हरियाणा के लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी सरकार बनी है जो लोगों के हित के बारे में सोच रही है। लेकिन सरकार ने कामकाज शुरू किया, बहुत से वादे किए और उन वादों के साथ सत्ता में आए। कई वादे हैं जो पूरे नहीं हुए और वो शिकायत लगातार आ रही है, चाहे वो किसानों की बात हो या फिर व्यापारियों की बात हो। वो कहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर रही है। देखिए, जो हमने वादे किए हैं, पहली बात तो ये है कि वो 5 साल के लिए किए हैं। हमने ये तो नहीं कहा था कि उधर मुख्यमंत्री जी अपने हस्ताक्षर करेंगे और उधर वो सारे वादे लागू हो जाएंगे। ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन हम उन पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब परीक्षा फल निकलता है तो एक साल का भी रिजल्ट वो मापा जाता है और उसमें अगर पैमाने पे बात करें तो कहीं ना कहीं वो शिकायत है लोगों को। देखिए, ऐसा है कि किसी भी गाड़ी को चलाने से पहले पटड़ी बिछानी पड़ती है और बिना पटड़ी के अगर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाए तो कदम कदम पर दुर्घटनाएं होती हैं। विज साहब, आपने कहा मेरी सरकार, लेकिन ये मेरी सरकार तो चंडीगढ़ में दिखाई नहीं दे रही थी। जब मुख्यमंत्री खट्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एक साल को लेकर, तो वहाँ आप लोग जैसे दिग्गज नेता जो मंत्री हैं, अगर पूरी कैबिनेट होती एक बड़ा मैसेज आता, आप थे ही नहीं। नहीं, देखिए, ऐसा है, ये जरूरी नहीं होता कि हर कार्यक्रम में सारी की सारी कैबिनेट बैठे। ये तो वो मुख्यमंत्री सारी कैबिनेट को साथ लेके चला करते थे जिनको अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं होता था। आज मुख्यमंत्री जी नारनौल और रोहतक में उद्घाटन कर रहे हैं, मैं पंचकूला में उद्घाटन करके आया हूं। हम सब अपना अपना काम करते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है और हम सब एक ही ध्येय को लेके काम कर रहे हैं कि ये जो हरियाणा प्रदेश है इसके लोगों को हक मिलना चाहिए, इसके लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन विज साहब, जब ये बात होती है, आपकी सरकार जिन वादों के साथ आई, खास तौर से जो गैर जाट मतदाता और वो मतदाता जो उपेक्षित मतदाता समझा जाता था, जो उनके बलबूते सत्ता में आ पाए, लेकिन उनकी अनदेखी का आरोप लग रहा है। सुनपेड़ में घटना हुई है, एक बड़ी घटना हुई है फरीदाबाद, और उस घटना में अभी तक कोई बड़ा मंत्री, आपका नेता वहाँ नहीं पहुँचा। देखिए, ऐसा है, आपने 2 प्रश्न किए हैं और मैं दोनों का उत्तर देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मेरी सरकार जात पात में विश्वास नहीं रखती है। हमने जो सरकार बनाई है, हमने किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष या क्षेत्र विशेष का विकास करने के लिए सरकार नहीं बनाई है। जैसा पिछले 10 सालों में हुआ, हम वैसी सरकार नहीं है। हम हरियाणा के
2.5 करोड़ लोगों की सरकार है। उस सरकार में सभी जातियां आती हैं। हमारे लिए वो सब हरियाणवी हैं और हम हरियाणवियों का विकास करने के लिए सत्ता में आए। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, सुनपेड़ में इतनी बड़ी घटना हुई, वहां पर उनके जख्मों पर मरहम लगाने नहीं गए, ना मुख्यमंत्री जी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, 1 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले वहां के लोगों के लिए राहत की घोषणा की, 10 लाख रुपए राहत देने की घोषणा की। वहां 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। देखिए, जान चली गई, उसका हमें भी अफसोस है और उसके लिए हम ये भी मानते हैं कि हमारे पुलिस विभाग की कहीं ना कहीं पर कमजोरी रही है, जिसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ये मामला इसलिए भी कमीशन में मामला गया था, वहां पर शिकायत थी और उसके बावजूद वहां सुरक्षा नहीं दी गई, प्रशासन की नहीं, सुरक्षा दी गई, वहां पर आदमी थे, लेकिन वो सो गए जहां उन्होंने अपनी ड्यूटी को ठीक अंजाम नहीं दिया। अगर पिछले 48 सालों से सिफारशी भर्तियां होती रहेंगी तो फिर ये कुछ तो हो गई। सरकार का काम तो था वहां पर ड्यूटी लगाना। हो गए थे, सरकार ने वहां पर ड्यूटी लगाई। सरकार क्या एक्शन ले रही है अब? सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार दूसरे लोगों की तरह खाली राजनीति नहीं करती है। ये जो कल की घटना हुई है, दुखदायी घटना है, हमें उसका पूरा दुख है, लेकिन मैं उन विपक्षी पार्टियों को कहना चाहता हूं, मैं उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहना चाहता हूं, मैं उस राहुल गांधी को कहना चाहता हूं जो आज वहां पर आग लगाने के लिए गए, कि यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। एक घटना हुई है, उस पर सिंपैथी जाहिर करना हर आदमी का फर्ज है, दायित्व है। और ये झगड़ा आज नहीं हुआ, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय से झगड़ा चल रहा है। उस वक्त 3 आदमी मरे थे, तब कानून व्यवस्था कहां थी? तब कहां थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? तब कहां था राहुल गांधी? तब राहुल गांधी क्यों नहीं आया? आज वो वहां पर आया है और आकर वहां पर भड़काऊ बयान देता है। अरे कांग्रेस वालों, हर वक्त हाथ में पेट्रोल का कैन लेके घूमते हो कि तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए कहीं ना कहीं आग लगाने का। लेकिन वो शिकायत कर रहे हैं, आपके विरोधी दल वो कह रहे हैं कि दरअसल वहां पर ये सुरक्षा देने की बात जो थी, जवाबदेही सरकार के पास थी, वो वहां उसमें विफल रहे। आपने खुद माना कि वो सो गए थे। हम मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने वहां पर सुरक्षा लगाई हुई थी, लेकिन अगर किसी आदमी ने अपने जो उसकी ड्यूटी लगाई गई उसको पूरी तरह से अंजाम नहीं दिया तो उसकी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और हमने उसका संज्ञान लिया है। विज साहब, अगर देखें इस पूरे माहौल में 1 साल का कामकाज कितनी असरदार, तमाम बातें होती हैं, लेकिन विवादों के साथ, और आपकी बात करें, आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो विवाद लगातार जुड़े रहे हैं। ट्वीट करते हैं आप, उस पर ट्वीट वार छिड़ जाती है, मुख्यमंत्री जी की ओर से ट्वीट हो जाता है, तो ये मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और एक बड़े दिग्गज जो मंत्री हैं वो आमने सामने हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत धारणा है। मुख्यमंत्री जी का और सारे मंत्रियों का आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है और ये एक व्यक्ति की सरकार नहीं है। हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है। सारे निर्णय हम सामूहिक रूप पर लेते हैं और खाली कैबिनेट में ही नहीं, हर सप्ताह हम सारे मंत्री एक बार मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बैठते हैं और प्रदेश के हित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो क्या माना जाए, अब युद्ध विराम की स्थिति है? युद्ध हुआ ही नहीं, लेकिन आपका ट्वीट आता है, फिर मुख्यमंत्री साहब का आ जाता है। वो तो इंटरप्रिटेशन वाले अर्थ का अनर्थ करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा, कभी हमने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले और कभी मुख्यमंत्री जी हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोले। आप बताइए, कोई उदाहरण देके बताइए। अब इंटरप्रिटेशन करने वाले, क्योंकि उनको तो मजा उसी में आएगा, इसलिए वो तो अपना मजा लेते हैं। आपने कहा उदाहरण देके बताइए। जासूसी मामला हुआ आपका, आपने ये खुलेआम कहा कि जासूसी हुई है और जहां इशारा था आपका वो भी जनता ने समझा। उसके बाद अब क्या हुआ? नहीं, कहां गलत है मुझे बताइए। एक आदमी रोज मेरी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं और मैंने उसको वहां पर अपने दफ्तर के बाहर खड़े पकड़ा
और पकड़ के मैंने डीजीपी को भी बताया और मैंने जाके मुख्यमंत्री जी को भी बताया। अब क्या हुआ उस मामले का? तो कहां मुख्यमंत्री तक पहुंची जांच? देखिए मेरी बात सुनिए, वो मामला मुख्यमंत्री जी का है, मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं पूरी कार्रवाई करूंगा और अब कम से कम मेरे दफ्तर के आगे तो कोई खड़ा नहीं होता। जासूसी वाले काम अपना करते रहे, लेकिन मेरे दफ्तर के ऊपर टकटकी लगा के कोई खड़ा होता हो, अब नहीं खड़ा होता। यही मेरा एतराज था। छापेमारी होती है, हॉस्पिटल्स में आप दौरे करते हैं, लेकिन आज भी दवाइयों की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, या जो सही समय पर जो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जो मरीज परेशान हो रहे हैं, उनकी बात हो। देखिए ऐसी बात है, मेरा ये मानना है कि शासन और प्रशासन केवल सेक्रेटरीट के बंद कमरों से बैठकर नहीं चलाया जा सकता। जब तक हम मौके पर जाकर स्थिति का आंकलन ना करें, हमें चीजों का पूरा अंदाजा नहीं हो सकता। इसलिए मैं जाता हूं, बिन बताए जाता हूं और देखता हूं, और वो जो कुछ जाकर मैंने देखा है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर ठीक समय से काम नहीं करता है, और ये एक मानसिकता भी बन गई कि भाई आप सारा दोष डॉक्टर्स पर आप मढ़ दें। लेकिन अस्पताल क्या है? एक बिल्डिंग को तो अस्पताल नहीं कह सकते। मुझे जब स्वास्थ्य विभाग मिला, 34 अस्पताल ऐसे थे जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं था। उसको आप अस्पताल नहीं कह सकते। डॉक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, पैरामेडिकल। एक साल में आपने क्या किया? स्टाफ नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैंने 761 डॉक्टरों की भर्ती की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले अगर कोई भर्ती हुई तो डॉक्टर्स की भर्ती हुई। मैंने 2800 पैरामेडिकल स्टाफ की हमने एडवर्टाइज कर रखा है, उसका प्रोसेस जारी है। मैंने 100 डेंटल सर्जन का रिक्विजिशन दे रखी है, उनकी भर्ती होने जा रही है। 1000 डॉक्टरों की भर्ती का प्रक्रिया मैंने और आरंभ कर दी है। मैंने अपने हर जिले में एक एमआरआई और सीटी स्कैन लगाने का काम आरंभ कर दिया। 3 जिलों में लग गया, बाकी के 18 जिलों में हम लगाने जा रहे। हमने अपने हर जिले में एक डायलिसिस की मशीन बनाने का काम आरंभ कर दिया, लगाने का। हमने अपने सारे हॉस्पिटल्स को ऑनलाइन कनेक्ट करने का काम आरंभ कर दिया, जो काम चल रहा है। अब बिल्डिंग एक दिन में तो नहीं बन सकती। चलिए, आप हेल्थ एक दिन में तो नहीं बन सकती। एक दिन में नहीं बनती है बिल्डिंग, लेकिन हमने सबका काम चाहिए, सब चाहिए सबका काम हम कर रहे हैं। ये तो रही बात हेल्थ की, लेकिन आपका दूसरा मंत्रालय जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, और वो विवादों के साथ, क्योंकि एक खेल नीति बदलने के लिए आपने, क्योंकि हुड्डा सरकार ने एक खेल नीति बनाई थी, इनाम के साथ जोड़ा था, और ये खेल नीति बड़ी फेमस हुई थी। आपने उसको बदला, उसके परिणाम ये कहते हैं कि बहुत अच्छे नहीं हैं। देखिए ऐसा है, हुड्डा साहब की कोई नीति नहीं थी। नीति होती है खिलाड़ियों को तैयार करने की, उस बारे में उनका जीरो था, उनकी कोई सोच नहीं थी। अपने खेत में अखाड़ा खोदकर, अपनी भैंस का दूध पीकर, अपना मकान बेच के, किसी से कोचिंग लेके, ओलंपिक में जाके जब आदमी मेडल ले आता था, तब हुड्डा साहब बीच में आते थे उसकी मार्केटिंग करने के लिए। हमने खेल नीति बनाई है खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, पहले दिन से तैयार करने के लिए। उसके लिए हम बाकायदा नर्सरियां बना रहे हैं, बाकायदा हम अकेडमीज बना रहे हैं उसके लिए, और हमने खिलाड़ियों को जो राहत हम दे रहे हैं और जो हमने शुरू की है, वो आज से पहले कभी नहीं की थी। आज हालत ये है, हिंदुस्तान का हर खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से आके खेलना चाहता है।